Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक आज से स्टार्ट हुआ था, मतलब पहले जो हम लोग कर चुके हैं स्टार्ट, वो थे कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी। आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी खत्म होने पर आ गया है। आज ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम कल बात करने वाले थे आपके, देखिए इनसाइट लर्निंग की हम लोगों ने कल बात कर ली थी, और उससे पहले जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लर्न करने थे वो कर ली थी। कल एक कॉन्सेप्ट हम जो बात करने वाले थे वो था तर्कण, अगर आप लोगों को याद हो तो। है ना, तर्कण, तर्कण मीन होता है रीजनिंग। क्या होता है तर्कण मीन? तर्कण मीन होता है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग के बारे में तो आप लोग भी जानते हैं क्लास, रीजनिंग क्या होता है, ठीक है। जब हम, अच्छा इसके बारे में कल शायद थोड़ा सा तो बताया था कि रीजनिंग क्या होता है, ठीक है। रीजनिंग मीन होता है जब हम अपने पहले एक्सपीरियंस, जो पहले हमारे अनुभव होते हैं, जितने भी हमारे पिछले अनुभव होते हैं, आप चाहे इन्हें अनुभव कहें, आप चाहे इन्हें अधिगम कहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम हमारे पिछले अनुभवों के आधार पर हम जो कुछ नया सीखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं, तर्क कहते हैं। या मैं अपनी थोड़ी सी इसको परिभाषा को और चेंज करूं तो ये कह सकती हूँ, जब हम अपने पिछले अनुभव के आधार पर कुछ नई समस्याओं का नई समस्याओं का समाधान करते हैं तो उन्हें हम तर्कण कहते हैं, मतलब रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए रीजनिंग के बारे में तो आप लोग जनरली जानते ही होंगे। रीजनिंग वर्ड आते ही आप लोगों के मन में, जब हम तैयारी करते हैं किसी गवर्नमेंट के लिए, तो रीजनिंग वर्ड टर्म जो आता है उसका मतलब यही होता है, आपने जितने अब तक जो कुछ भी सीखा है, ठीक है, आप लोग अब कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने अभी फाइनल ईयर में आके तैयारी स्टार्ट की बैंक की, तो उसमें रीजनिंग का मतलब होता है आप फाइनल ईयर तक आने से पहले आपने जो कुछ भी सीखा है, आपके जो भी पिछले एक्सपीरियंसेस हैं या पिछली जो लर्निंग है, आपने उसमें कितना सीखा था, जिसकी वजह से आपके सामने जो प्रॉब्लम दी गई है, जो समस्या है, आप उनको किस तरह से उनका निवारण करते हैं या फिर आप उनको किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं। यही सॉल्व आउट करने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम तर्कण बोलते हैं, यानी कि रीजनिंग बोला जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ तर्कण, मीन टाइप्स ऑफ रीजनिंग, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। जनरली इनमें से 2 ही प्रकार के आप याद कर लें, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। जिनमें से एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। और एक होता है इवैल्यूएशन रीजनिंग, ठीक है। तो आप वो तीसरा टर्म ज्यादातर याद ना करते हुए आप इसी के बारे में ज्यादा समझिए, उसको हम थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? देखिए, जब हम हमारे किसी सामान्य, जो हमने सामान्य से हमारे तथ्य हैं, ठीक है, जब हमारे सामान्य तथ्य या सामान्य अधिगम, उनको एकत्रित करके जब हम किसी विशिष्ट अधिगम करते हैं, विशिष्ट तथ्य के बारे में जब हम जानते हैं, उसी को हम डिडक्टिव रीजनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो इंडक्टिव होता है वो इस डिडक्टिव का जस्ट ऑपोजिट होता है। क्या होता है? उसमें हम हमारे
विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, ठीक है, विशिष्ट तथ्यों के आधार से हम कहाँ पहुंचते हैं, किसी सामान्य तथ्य की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हम लोगों ने ये दो हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे जो नॉर्मल से तथ्य रहते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उन्हीं से हम क्या करते हैं, किसी विशिष्ट तथ्य की ओर पहुंचते हैं। जबकि जो हमारा इंडक्टिव रीजनिंग होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो विशिष्ट तथ्य होते हैं उन्हीं के आधार पर हम कोई एक सामान्य सा कोई फैक्ट निकालते हैं। अच्छा, ये चीज तो हो सकता है आप लोगों को जनरली सामान्य विशिष्ट में आपको कंफ्यूज हो जाए। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिखाती हूँ। देखिए, ऐसे माने, सबसे पहले हम डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में जान लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में मैं अगर ये कहती हूँ कि जेके कॉलेज हिंदी मीडियम साइंस स्ट्रीम से है, ठीक है, मतलब है ये कि जो जेके कॉलेज है उसमें वो हिंदी मीडियम की क्लासेस लगती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम के ही स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया कि मेरी सिस्टर वैभवी वो जेके कॉलेज में पढ़ती है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने दो तथ्य रख दिए हैं। इसमें पहले तथ्य में मैंने ये बात बोली है कि जो जेके कॉलेज है वो हिंदी मीडियम का है और उसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका पहला तथ्य। दूसरी मैंने ये बात बताई है कि जो वैभवी है मेरी सिस्टर, वो जेके कॉलेज में पढ़ती है। ठीक, इसका मतलब आपके पास में ये दो सामान्य तथ्य हैं। इससे तो दो फैक्ट है ना आपके पास। अब इसी चीजों के आधार पर आपने एक विशिष्ट तथ्य क्या निकाला है कि आप जो वैभवी है, ठीक है, वैभवी वो साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट है ना। किसके स्टूडेंट है वो, साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट है और हिंदी मीडियम से। देखिए एक बात और, अब मैंने आपको ये दोनों तथ्य बताए, ठीक है, आप मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछोगे क्या फिर कि तो फिर वैभवी आर्ट्स से है या कॉमर्स है, उसके पास सब्जेक्ट क्या है, कुछ इस टाइप के जो नॉनसेंस सवाल होते हैं फिर वो आप मुझसे नहीं पूछोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी दो तथ्य यहाँ बता चुकी हूँ कि भाई जेके कॉलेज में जो है वो जेके कॉलेज में पढ़ती है और जेके कॉलेज कैसा है, हिंदी मीडियम है और साइंस स्ट्रीम है, उसमें सारे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो मतलब आपने खुद में ही इतना कॉमन सेंस था कि आपने समझ लिया कि जो वैभवी है वो साइंस साइड की स्टूडेंट है और हिंदी मीडियम से बिलोंग करती है। तो आप मुझसे कभी नहीं पूछोगे कि आपके पास आर्ट्स है या कॉमर्स है ना। इस टाइप का जो मतलब बहुत बेकार सवाल है वो आप मुझसे नहीं पूछोगे जनरली। ठीक है, इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है फाइनली जरा ध्यान दीजिएगा। इंडक्टिव रीजनिंग में हम किसी विशिष्ट तथ्य से हम सामान्य तथ्य की ओर जाते हैं। तात्पर्य जब हमारे पास जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, हमारे पास जो डेटा है वो कुछ विशिष्ट है, ठीक है, और उन्हीं से हम किसी सामान्य तथ्य की ओर, हम किसी सामान्य तथ्य को हम जाने, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग जनरली जानते होंगे कि जो चिंपैंजी होते हैं, ठीक है, वो काफी हद तक हरकतें जो करते हैं वो ह्यूमन जैसी होती है ना। तो जब हम एक चिंपैंजी के बच्चे को, एक चिंपैंजी का बच्चा है, ठीक है, और एक मानव का बच्चा है, या हमने दोनों इन्फेंट यूज किए हैं। इन्फेंट मीन जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जन्म के बाद जो नवजात जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे नवजात बच्चे लिए किसके, चिंपैंजी के और मानव के। अब जब हम इन दोनों ही बच्चों को एक साथ बड़ा करते हैं तो स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं, देखिए हमारे पास विशिष्ट तथ्य क्या है, विशिष्ट तथ्य ये है कि यहाँ पर ये दोनों ही स्पीशीज अलग अलग है, अलग अलग है ना। देखिए चिंपैंजी अलग उसमें होता मैमल ही है, ठीक है, लेकिन इनकी ये स्पीशीज मानव से बिल्कुल डिफर होती है ना। तो यहाँ पे अलग अलग है, विशिष्ट तथ्य है हमारे पास। अब हमें किसी एक नॉर्मल तथ्य, किसी एक नॉर्मल फैक्ट की ओर जाना है, तो उसमें हम करेंगे क्या, जब हमने इन दोनों बच्चों को एक साथ जब हमने बड़ा किया तो हम देखते हैं
स्टार्टिंग में इन दोनों ही बच्चों की ग्रोथ जो है वो सेम हो रही थी। सेम मतलब वो एक साथ ही तो लगभग चलना सीखे, थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर रहे थे, एक्टिविटी सेम कर रहे थे, मतलब काफी हद तक वो एक जैसे व्यवहार प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम निकलता गया, जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, वैसे वैसे इन दोनों ही बच्चों में अंतर आने लगा। क्या अंतर आने लगा? ये जो मानव का बच्चा था, इसने क्या किया, इसने ये जल्दी से बोलने लगा। भाई ये तो बोलने लगा, जबकि इन दोनों बच्चों ने आवाज एक साथ निकालना ही सीखी थी। आवाज ये दोनों एक साथ ही निकालना सीखे थे। भाई आवाज निकालना तो ये हमारी इननेट प्रॉपर्टी होती है, जन्मजात होती है, ये तो है ना। लेकिन आवाज निकालना दोनों बच्चे एक साथ सीखे थे, लेकिन जो मानव का बच्चा था उसने बोलना सीख लिया, जबकि चिंपैंजी जो था उसका बच्चा कैसे बोल सकता है, वो तो बोल ही नहीं सकता जनरली। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे और समय निकलता गया, इन दोनों ही बच्चों में काफी हद तक डिफरेंस मिलता गया, है ना। तो इसी तथ्य के आधार पर ये कहा जाता है कि जो वाणी होती है मानव की, ठीक है, वो विकास की एक श्रेष्ठतम इकाई है। जो वाणी है, वाणी मीन होता है बोलना, ये जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो उद्विकास मीन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की बहुत अच्छी, बहुत उच्चतम इकाई मानी जाती है। ये हमने उसका सामान्य सा तथ्य निकाल दिया अपने एक नॉर्मल से फैक्ट से, ठीक है, विशिष्ट फैक्ट जो हमारे पास थे उसके आधार पर हमने क्या किया, एक सामान्य सा तथ्य की ओर हम पहुंचे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था रीजनिंग। रीजनिंग में हम क्या करते हैं, वहां पर हम अपने अनुभव कहें चाहे अधिगम कहें, अनुभवों से हम कुछ नई समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, नई समस्याओं का हम समाधान करते हैं। रीजनिंग जो होती है बेसिकली 3 टाइप की होती है, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड इवोल्यूशन रीजनिंग। या इवोल्यूशनरी रीजनिंग के बारे में समझिए क्लास। इवोल्यूशन रीजनिंग नाम से पता चल रहा है, इवोल्यूशन मीन क्या होता है, इवोल्यूशन मीन होता है मूल्यांकन करना। ठीक है, मूल्यांकन से मतलब होता है थोड़ा सा समझ लीजिए आप। इवोल्यूशन रीजनिंग मतलब होता है जब हम हमारी किसी नई परिस्थिति, जब हम हमारी किसी नई परिस्थिति के बारे में कुछ अच्छा या बुरा जो अवलोकन करते हैं, ठीक है, जो आकलन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी रीजनिंग। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए कि मूल्यांकन रीजनिंग या मूल्यांकन तर्कण क्या होता है। तो उसमें हम जब किसी नई जो हमारी परिस्थिति होती है, ठीक है, जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं, यानी कि उनका जो आकलन किया जाता है, उसी को हम इवोल्यूशन रीजनिंग यानी कि मूल्यांकन रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 3 टाइप के सीखे, मगर इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जितने आपके ये दोनों डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग है। होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, फाइनल ईयर क्लियर है ये? कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें, नहीं तो फिर से हम रफ करते हैं भाई, फिर आगे हम हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम। मैम किसी का वो आया? फाइनल ईयर कुछ बताया करें आप। चलिए, नेक्स्ट जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स बिहेवियर या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर जेनेटिक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमारे जितने भी हम जो भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं,
सॉरी, वो व्यवहार एक पीढ़ी से, पीढ़ी मतलब जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। ट्रांसफर मीन स्थानांतरण, ठीक है। वो भी किसके बेसिस पर होते हैं? जीन्स के थ्रू होते हैं भाई। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर ही होगा, है ना, कि ये जो हमारे कोई भी हमारा बिहेवियर है, हम हमारी ही क्यों बात करें, हम किसी भी जंतु की व्यवहार की बात करते हैं तो कुछ व्यवहार जो होते हैं वो व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी जीन की हेल्प से स्थानांतरण ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस होती है फाइनली, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स बिहेवियर, कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर जेनेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर हम व्यवहार की हम उदाहरण पढ़ेंगे जो किसके बेसिस पर है? हमारी जेनेटिक्स के बेसिस पर है, ठीक। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे। कैसे एक्सपेरिमेंट थे समझिएगा। उन्होंने ध्यान दिया कि ये जो हमारी हनी भी होती है, मतलब मधुमक्खी, ठीक है, ये मधुमक्खियां जो होती हैं, और मधुमक्खियों में भाई 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। कौन कौन से होते हैं प्रभेद? एक होती है रानी, सेकंड इज नर या फिर ड्रोन, एंड थर्ड इज श्रमिक, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने एक बात नोटिस की कि यहाँ ये जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, ये श्रमिक क्या करते हैं, जब ये कि कोई हाइव का निर्माण करते हैं, हाइव समझते हैं ना क्लास आप? हाइव मीन होता है मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते को हम इंग्लिश में हाइव बोलते हैं। तो ये जो हाइव का निर्माण करते हैं, इनमें से कुछ जो श्रमिक होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो एक इस टाइप की निगाह रखते हैं अपने हाइव में, तो है क्या, अच्छा, कि वो क्या चीज निगाह रखते हैं कि उनके हाइव में कोई प्यूपा, लार्वा या और स्टेजेस जितनी होती हैं इनमें, ठीक है, कोई अदर श्रमिक की वर्कर कोई इस हाइव के अंदर है। भाई ये कैसा होता है? हेक्सागोनल शेप होता है, ठीक है। तो वो करते क्या है जनरली, ये श्रमिक ये चीज ध्यान रखते हैं कि इनके हाइव में प्यूपा, लार्वा या कोई अदर वर्कर जो है, जो श्रमिक है, वो इनमें कहीं मरते तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है कि भाई कोई लार्वा या प्यूपा के अंदर ही, हाइव के अंदर मर जाता है, तो कुछ श्रमिक वो यहाँ पे, भाई आप लोगों ने जब एपीकल्चर पढ़ा था तो आप लोगों को बताया गया था कि इस पे क्या लगी रहती है, एक वैक्स की एक कैप लगी रहती है। तो वो करते क्या है, इस कैप को हटाते हैं और उसमें से जो लार्वा या फिर प्यूपा, जो भी भाई डेड सेल है आपके अंदर, ठीक है, उनको यहाँ से हटा देते हैं, उन्हें फेंक देते हैं और अपने इस हाइव को बहुत ही ज्यादा कैसा रखते हैं, साफ सुथरा, बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। और साथ में वैज्ञानिकों ने ये भी ध्यान दिया कि भाई कुछ स्पीशीज इनकी ऐसी होती हैं जिस टाइप का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, मर रहे हैं मर जाने तो बाद में वो सब चीज उनके हनी भी, मतलब ये जो हनी होता है इसी में जाके वो मिल जाते हैं। तो बहुत सारी स्ट्रेन्स होती हैं, आप लोगों को पहले से पता है कि जीनस स्पीशीज तो बहुत होती है मधुमक्खी में। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों ने भाई 2 तरीके के वर्कर्स देखे, या फिर मैं ये कहूँ, भाई यहाँ हटा दे, यहाँ समझे आप, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने यहाँ पर 2 तरीके की जीनस स्पीशीज की मधुमक्खियां देखी थी। एक देखी थी जिनमें वर्कर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, साफ सफाई पसंद करने वाले, मतलब जो इनमें कभी कोई मर जाता था तो उनको निकाल कर फेंक देते थे,
ठीक है, तो उन्हें उन्होंने नाम दिया था साफ सफाई पसंद स्ट्रेन, यानी कि प्रभेद। स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रभेद। ठीक है, और इंग्लिश में इन्हें हम बोलते हैं हाइजीन। ठीक है, और साथ में उन्होंने कुछ इस टाइप की जीनस स्पीशीज देखी थी कि जो कैसी थी, साफ सफाई पसंद न करने वाली देखी थी। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं नॉन हाइजीन, या फिर क्या बोलते हैं, नॉन हाइजेनिक। ठीक है, और इनको हम हाइजीन या फिर हाइजेनिक, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने दो प्रभेद देखे थे, दो स्ट्रेन उन्हें यहाँ पर देखे, जिसमें से एक कैसे स्ट्रेन था जो इनमें से मरने वाले जो स्पीशीज होती थी, लार्वा या प्यूपा, उनको हटा देते थे, और कुछ ऐसे थे स्ट्रेन जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। तो अब उन्होंने किया क्या, साइंटिस्ट ने, ये दो तरीके के स्ट्रेन मिल चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो उन्होंने इन दोनों के ऊपर ही जब इन दोनों स्ट्रेन पर क्या कराया था, क्रॉस कराया। ठीक है, क्रॉस मीन जब इन दोनों के ऊपर ब्रीड कराई, प्रजनन कराया, तो उन्होंने एक बात ध्यान दी कि इन दोनों में जो फर्स्ट प्रभेद है, जो फर्स्ट प्रभेद व जो सेकंड प्रभेद है, मतलब सफाई पसंद करने वाले और सफाई पसंद ना करने वाले, जब इन दोनों में इन्होंने क्रॉस कराया था, तो जो F1 जनरेशन इन्हें मिली थी वो कैसी थी, दैट इज अ नॉन हाइजीनिक। ठीक है, कैसी थी, नॉन हाइजीनिक थी। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने इसी को, जो नॉन हाइजीनिक जो थे, इन्हीं को जब इन्होंने बैक क्रॉस कराया, बैक क्रॉस विद हाइजेनिक जीन, हाइजेनिक स्ट्रेन। हाइजेनिक स्ट्रेन मीन होता है कि वो क्या करते थे, सफाई पसंद थे। ठीक है, तो जब इन्होंने इनमें बैक क्रॉस करवाया, किस किस में, एक तो F1 जनरेशन में, और साथ में जो फर्स्ट प्रभेद था जो सफाई पसंद थे, इन दोनों में जब उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो उन्होंने क्या देखा कि उन्हें कुछ अलग ही टाइप के स्ट्रेन मिले थे। वो स्ट्रेन क्या थे, जरा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने देखा कि यहाँ पर इन्हें कुछ अलग अलग तरीके के श्रमिक मिले थे, मतलब कुछ अलग अलग तरीके के वर्कर्स मिले थे। कैसे थे, कुछ वर्कर ऐसे थे जो हाँ भाई, तो उन्हें जो स्ट्रेन मिले थे वो किस टाइप के थे, कुछ श्रमिक ऐसे थे जो कैप हटाते थे। कैप मीन जो भी बनाया था ना ऐसे हेक्सागोनल शेप में,
इनमें से कैप हटा देते थे, लेकिन वो लार्वा या प्यूपा नहीं हटाते थे। ठीक है, लार्वा या प्यूपा नहीं हटाते थे, लेकिन सेकंड टाइप के श्रमिक थे वो इस टाइप के मिले थे। अगर कोई दूसरा श्रमिक से इनमें से कोई भी एक श्रमिक इनमें से कैप हटा देगा तो लार्वा या प्यूपा को फेंक देंगे। लार्वा या प्यूपा को उसमें से अपने हेक्सागोनल सेल्स हैं जो इनकी, ठीक है, उनमें से बाहर फेंक देंगे। और जो तीसरा इन्होंने एक स्ट्रेन मिला था, जो प्रभेद मिला था वैज्ञानिकों को, वो किस टाइप का था, वो ना तो कैप हटाते थे ना ही उनको लार्वा या उसको फेंकते थे। तो इस टाइप से 3 प्रकार के श्रमिक के स्ट्रेन मिले थे उन्हें, वर्कर्स के। तो ये आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक बिहेवियर। क्यों भाई, क्लियर है? नहीं तो चलो एक काम करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर जेनेटिक्स में हम करते क्या हैं, जब हमारी कोई एक कैरेक्टर किसी भी, हम किसी भी प्राणी में हम करें, किसी भी एनिमल में, तो जब हम किसी भी प्राणी में कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, और ये ट्रांसफर की जो प्रोसेस होती है वो जीन बेस्ड होती है, इतना तो हम सभी लोग जानते हैं ना, वो जीन बेस्ड होती है। तो जैसे ही वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे जीन्स के थ्रू, तो इन्हीं को हम किस में रखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक बिहेवियर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनमें से जो एक एक्सपेरिमेंट है बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट माना जाता है, जिसमें हम करते क्या हैं, इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने क्या देखा था कि जो मधुमक्खी होती है उनमें जो प्रभेद होते हैं, 3 प्रभेद होते हैं भाई, रानी, नर और श्रमिक। तो श्रमिक उन्होंने कुछ इस टाइप के देखे थे कि कुछ श्रमिक ऐसे थे कि जो उनकी हाइव होता था, उनमें अगर कोई लार्वा या प्यूपा मर जाता था तो वो इजीली इसका कैप हटाकर उसमें से लार्वा या प्यूपा को फेंक देते थे। और साथ में कुछ उन्होंने इस टाइप के प्रभेद देखे थे जिन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि चाहे उनके अंदर कोई मरे, चाहे जिंदा रहे, गंदा हो रहा है नहीं, उनका होने दो, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। तो उन्होंने इन्हीं दोनों प्रभेद को क्या नाम दिया था, हाइजेनिक एंड नॉन हाइजेनिक। हाइजेनिक मीन जो सफाई पसंद करते थे, मतलब जो कैप हटाकर क्या फेंकते थे, लार्वा या प्यूपा को फेंक देते थे। और जो नॉन हाइजेनिक थे वो कैसे थे, वो सफाई पसंद नहीं करते थे, मतलब वो ना तो कैप हटाते थे ना ही किसी लार्वा या प्यूपा को बाहर फेंकते थे। तो इस टाइप से जब इन्हें ये 2 प्रभेद मिले तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों प्रभेद में ही क्रॉस करवाया। ठीक है ना, जब इन दोनों प्रभेद में क्रॉस कराया तो उन्होंने जो फर्स्ट जनरेशन मिली थी, F1 जनरेशन जो इन्हें मिली थी, वो कैसी थी, नॉन हाइजेनिक थी। और इस नॉन हाइजेनिक को जब उन्होंने, मतलब जब F1 जनरेशन को उन्होंने जब बैक क्रॉस करवाया, बैक क्रॉस मीन क्या होता है, जब पिछले वाले के साथ जब करवाया जाता है, ठीक है, तो जब बैक क्रॉस करवाया था किसके साथ, नंबर 1 प्रभेद के साथ, मतलब जो हाइजेनिक थे, जो हाइजेनिक स्ट्रेन थे, जब उनके साथ करवाया गया है F1 जनरेशन का बैक क्रॉस, तो उन्हें कुछ अलग अलग तरीके के स्ट्रेन मिले, मतलब कुछ अलग अलग तरीके के प्रभेद श्रमिक मिले। वो कैसे थे, उन्होंने देखा कि कुछ तो श्रमिक ऐसे थे जो इनमें से कैप हटा देते थे लेकिन फिर लार्वा या प्यूपा को नहीं हटाते थे, और कुछ श्रमिक ऐसे थे जो कि कोई भी वर्कर अगर उसमें से कैप हटा दे तो वो क्या करते थे, कैप नहीं हटाते थे कभी, अगर कोई दूसरा हटा देगा कैप तो उसमें से लार्वा और प्यूपा को फेंक देंगे। और जो उन्हें तीसरा मिला था स्ट्रेन, वो कैसा था, वो ना तो कैप हटाता था और ना ही लार्वा या प्यूपा को बाहर फेंकता था। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों को ये, हाँ कराती हूँ अभी, ये क्या मिले थे, 3 अलग अलग प्रकार के ये स्ट्रेन मिले थे। क्लियर है, फाइनल ईयर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा आप लोग पहले तो जरा वो करें, रिजॉइन।